नमस्कार दोस्तों। ये आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी, कौन सी? ये है भाई साहब, सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है ना, सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर, सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड का है ना। फिर एग्ज़ाम 2022 है और सब्जेक्ट जीके एंड अदर्स, यानी पेपर फर्स्ट है, ये जीके का है। एग्ज़ाम डेट 30/4/23 है ये, और मॉडल आंसर की इशू डेट है 6/6/23, यानी कि अप्रैल के बाद में मई, यानी कि 1.5-2 महीना में आंसर की निकाल दी इसने। तो ये पेपर किसका है? पेपर है भाई साहब ये टीईपी। टीईपी का मतलब हो गया इसमें, देख, पी का मतलब है फिजिकल, फिर ई का मतलब है एजुकेशन, टी का मतलब है टीचर, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर। उल्टा लिखा जाता है। आरपीएससी की जो पेपर होते हैं उनकी खासियत ये होती है, जो ये पेपर कोड होता है ये उल्टा लिखा जाता है। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, सेकंड ग्रेड का है यार ये। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, शानदार और अच्छी तरीके से ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का कोई तोड़ नहीं है भाई। वो सबसे बेस्ट होते हैं। सबसे बेस्ट एक तो ऑथेंटिक बुक होती है, और ऑथेंटिक बुकों के बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं ना। एग्ज़ाम डेट 30/4/23 सामने आंसर की है, तो मिल के करते हैं। और जो क्वेश्चन शानदार होगा और जो पहली बार आएगा उसको अच्छी तरह से और साथ के साथ, यानी ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन अगले पेपरों में या फिर कोई भी एग्ज़ाम दें तो क्वेश्चन नेगेटिव न जाए। क्योंकि फैक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट एकदम मुझमान याद होना ज़रूरी है, वरना मामला फिर वो जो नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव में जाने के से फिर 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो फिर काफ़ी टेंशन होता है। ठीक है ना, दुख होता है। अब पहला है, 100 क्वेश्चन है इसमें। पहला है 1 में 3, यानी कि निम्नलिखित में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तेज सिंह है, बता दिया भैया तो ना, कोई बात नहीं। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उपराज्य प्रमुख की बात कर रहा है, ठीक है ना, न कि राज्य प्रमुख की। जब राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख उदयभान सिंह था? नहीं, ये तो नहीं है, उदयभान सिंह ही था शायद राज प्रमुख। लेकिन उपराज प्रमुख कौन है? तेज सिंह। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तेज सिंह। निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? इसको करते हैं ना, ये बार बार आता है यार ये क्वेश्चन। ये 2 4 5 फैक्ट है बस, ये उनसे क्वेश्चन आता ही है। रामस्नेही, चरणदासी, लालदास जी, है ना, वगैरह वगैरह। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहतल यानी कि सिंह। जब है ना, राम से रामचरण जी होगा, लेकिन रामदास जी है, रामदास जी काफ़ी है यार। जब इसमें कौन सा करें, तो ये दरियाप जी तो नहीं है। निम्न में से रामचंद्री संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? 2 में देखते हैं, 2 में 3 है भाई। हरि रामदास जी, हरि रामदास जी हैं रामचंद्री संप्रदाय सिंहतल शाखा के संस्थापक। जब हरि आ रहा है आगे, है ना, रामदास तो सबन में है, कोई दिक्कत नहीं है। रामस्नेही से रामदास जी हैं, लेकिन आगे हरि है। निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक। सिंहतल कहाँ है भाई? बीकानेर है या फिर कहाँ है? सिंहतल या फिर नागौर है? सिंहतल पता नहीं है यार। तो रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? जब सिंहतल का हो गया रामस्नेही, है ना, रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के रामदास जी है। रामस्नेही से रामदास जी, लेकिन आगे हरि है। ठीक हो जाएगा कि याद? सिंहतल शाखा के संस्थापक हरि, हरि
रामदास जी, हरि रामदास जी। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? चांदखेड़ी। दूध व खारा कर दें क्या इसमें? चलिए यही करते हैं। 3 में 1 है यार। बेंगो किसान आंदोलन। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू है भाई, इसमें बेगू है। 1921 की। उन्नीस सौ इक्कीस की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? दूध बखारा किसान आंदोलन संबंधित है। शेखावाटी, मारवाड़, ये इन सब के बारे में पता होना चाहिए भाई। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना, यहाँ पर यह बताइए चांदखेड़ी घटना कब हुई थी? 1921। किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन है। 3 में 1 है। बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन से कौन संबंधित है? रामनारायण चौधरी। चांदखेड़ी 1921, बेगू, रामनारायण चौधरी। निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था? जब इसमें क्या आएगा? आज़ाद मोर्चे का, आज़ाद मोर्चे का बाबा हरिश्चंद्र। 4 में क्या है? 4 में 2 है भाई, 4 में 2। दाऊद 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 दयाल आचार्य ये नहीं है, आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था। दाऊद 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 दयाल आचार्य ये नहीं है, जबकि बाबा हरिश्चंद्र है, रामकरण जोशी है, गुलाब चंद कासलीवाल है। दोबारा देखते हैं। 4 में कौन आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था? जबकि थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? अपूर्व मंदिर बिमल शाह कर दें कि इसमें? 5 में बिमल शाह सही है। अपूर्व मंदिर मतलब 5 की इंग्लिश कहाँ है? वो बिल्ट अपूर्वा, अपूर्व मंदिर ये नाम ही है। अपूर्वा मंदिर ऑफ द एडेथ एट देलवाड़ा। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर। यहाँ पर आदिनाथ का मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा में। आदिनाथ का अपूर्व मंदिर, यहाँ पर अपूर्वा मंदिर संबंधित है आदिनाथ से। अपूर्व मंदिर आदिनाथ से है ना, ऐसे आदिनाथ ऐसे अपूर्व मंदिर, और देलवाड़ा है। देलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में है। द्वारा बनवाया गया था देलवाड़ा। देलवाड़ा बाड़मेर में कहीं को है? सिरोही आएगा, माउंट आबू सिरोही। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बिमल शाह है। नीवोरी नामक आभूषण पहना जाता है। नीवोरी, नीवोरी जब क्या कर रहे हैं इसमें? शायद ये हाथ है, यहाँ पर नाक है, हाथ करते हैं ना। 6 में गला है यार। निबोरी, निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है। निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है।
निवोरी नामक आभूषण पहना जाता है, गला है। निवोरी पढ़ा नहीं यार ये कभी, निवोरी, निवोरी, निवोरी गला। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वालर, साथ में दो, बालर है ना, बालर। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बालर। दोबारा देख ले, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बालर। निवोरी नामक आभूषण पहना जाता है, गला। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बन गया, विमल शाह है। आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था, जब ये नहीं था कौन, चार में तो दाऊद दयाल आचार्य, जबकि बाबा हरिश्चंद्र है, रामकरण जोशी है, गुलाबचंद कासलीवाल है। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बेगू, 1921। फिर रामजनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे, रामजनी, ये तो हरि रामदास जी। सिंहतल शाखा शायद बीकानेर में है ये। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया, तेज सिंह है ये, न कि राज प्रमुख शायद उदयभान सिंह है। फिर निम्न में से किसने, नहीं बालर हो गया, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा, जब ये वो है कृष्ण भट्ट कर दें, यहाँ पर रत्नाकर भट्ट है, चल कृष्ण भट्ट करते हैं, 8 में कृष्ण भट्ट सही है, कृष्ण भट्ट सही है। ईश्वर विलास महाकाव्य, ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा कृष्ण भट्ट ने, ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था कृष्ण भट्ट ने। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। नौ में 4, तीनों ही सही है रे। देख, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, है ना, 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। द सेम ए पर्सन एज ए गवर्नमेंट फॉर 2 or more स्टेज अपॉइंटमेंट निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। 153, फिर 153, फिर 156(2) हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। बताइए अनुच्छेद 156(2) संबंधित है। राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान है ना, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। कौन सा है वो, ये शायद ये है यार 64 कर दें क्या, 64 एक है 10 में, सही है 64 एक है। पूछ लेगा वो, अब इसमें ये पूछेगा तो ये पूछेगा
अगले में कि भाई ये बताइए 164 के संबंधित है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 164 एक क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 199 एक के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपलब्ध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। पल्ले को पड़ी बात भाई। दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 199 के उपखंड क से उपखंड च में उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। दोनों सत्य कर देते हैं क्या इसमें? क्या राम है? एक है, एक और दो दोनों सत्य है, सही है ये। अनुच्छेद 199 एक के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक, 199 के, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। 199 के एक। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई, राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। जब यार क्या करें अब इसमें, एक तो सही लग रहा है, देख 12 में कहीं है, 12 में 3 है भाई, 3 का मतलब दोनों ही सत्य है। ठीक है, याद कर लेते हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। दोबारा देखते हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? 1949 में, काफ़ी पहले हो गई थी भाई शासन सचिवालय की। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। टू स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन मशीन इन द स्टेट द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 वाज ए प्रमोलक्टेड। यह है भाई जब 1949 में शासन सचिवालय की स्थापना हुई और 1949 संबंधित है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। कतई पता को नहीं। आयोग के कार्यों को आंसर देख लेते हैं। 13 में एक है, 13 में एक और दो दोनों असत्य है। चल छोड़ते हैं तो असत्य था ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? 14 में 3 है, यानी कि 22। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? 1993 की
22 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंधित है 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जब कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित है? 22 है। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें। ये नहीं आता पढ़ पे। 15 में 3 है, यानी कि CABD सभी है। पूर्व मुख्य सचिवों पर श्री कृष्णपुरी, श्री KN सुब्रमण्यम, श्री VG राव, श्री भगत सिंह मेहता। और 2-5 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको कितना भी पढ़ ले याद नहीं होगा ये सचिवों का। राज्यपाल वगैरह ये जो रह जाए ना याद, वही काफ़ी है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? जब शायद ये 243 का है, 16 में 1 है। याल है। अब ये 243 है सब में, लेकिन ख है, ये क नहीं है। 16 में 1, 243 ख। ग्राम सभा की परिभाषा को उल्लेख किया गया है। 243 ख है भाई, है ध्यान रखना। निम्न में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? 17 में 1 है, श्री गुलाब चंद कटारिया। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? जब ये आएगा किस में? 189(3) सही है। 189(3) ना 189(3) दोबारा देख ले। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? 189(3) और इसमें क्या है? 15 में श्री गुलाब चंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर थे। ये 243 ख है भाई, ग्राम सभा की परिभाषा को उल्लेख किया गया है ख, 243 ख। और ये सभी है। और इसमें 22 है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित? 22। और ये कौन सा है इसमें? ये दोनों सत्य है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री SC त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों का नियम 1951 पारित किए गए। और इसमें भी दोनों सत्य है। राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई। राज्य में प्रशासन संस्था की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। आगे चलते हैं। है ना, 189 में 3 हो गया ना। गणपूर्ति का प्रावधान 189 3। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? जब इसमें अपन है, बताऊँ देखें, इसमें अपन है भाई साहब एस्पायर में तो नहीं है ना। जब अचीवर्स करते हैं चलो 19 में एस्पायर ही है भाई। एस्पायर जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को श्रेणी में रखा एस्पायर। मई 2022 में आयोजित डैम ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? उस समय की करंट है, ये आएगी नहीं, बस ये आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। 20 में 3 है, वेदिका शर्मा। अब पूछ लेगा वो वेदिका शर्मा संबंधित है शूटिंग से। 10 मीटर एयर पिस्टल है ना,
10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में वेदिका शर्मा शूटिंग से। निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया? 25 अक्टूबर कर दें क्या इसमें? 21 में क्या है? 21 में 2 है, 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल 2022। पेपर बढ़िया आया यार, एकदम भणभणा था। निम्नलिखित किसी दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया? रणखार संरक्षण, ये क्या है? आरक्षित क्षेत्र। पूछ लेगा वो, बताइए रणखार संरक्षण है आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र मतलब रिजर्व, पोलोडेटेड रैंकर कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान। रिजर्व है ना, रिजर्व बोलते हैं। रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया 25 अब 21 में 2 है ना, 25 अप्रैल 2022। 25 में 3 है, वाह। 25 क्या है? 21 है, 21 किधर गया? 21 में 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 में 3 है, वेदिका शर्मा। और 21 में 2, 25 अप्रैल 2022। अप्रैल में 25 अप्रैल 2022। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? पता नहीं। 22 में 3 है, जब सीन काफ निजाम KC मालू अनिल अग्रवाल उस समय की करंट है। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 सीन काफ निजाम KC मालू अनिल अग्रवाल। 3 नहीं है, अरविंद मायाराम। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया? 23 में 2, जोधपुर है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर। राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक आ गया ना, ये अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाएगी? अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा? 24 में 3 है, 2 है। राजस्थान मोक्ष कलश योजना कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाएगी? अब ये चेंज हो चुका है ना, 24 में। तो राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है? 25 में 3 है, कोटा। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? वह कहाँ बनेगा? ये कोटा में, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दिनांक 14/2/23 की स्थिति में उसकी स्थिति में बताना है अपन को। अब शायद बदल गया हो कोई। 26 में 3 है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। इसी वजह से तो डेट दी है उसने कि 14/2/23 की स्थिति तक सूचना आयुक्त कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता है। राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? बाबा आमटे है, 27 है ना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। फिर हाल ही में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है? 28 में 4 है, यानी कि 480। हाल ही में 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? 28 में 4 है। विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा प्रशांत आएगा ना, बी। प्रशांत के बाद में आर्कटिक, बी के बाद में 29 में 2 है क्या?
29 में 4 है, 29 में 4 है, तो 4 का मतलब है ये है ना। जब सबसे पहले प्रशांत है, फर्स्ट सही है। ये डी आ गया यार, अटलांटिक। अटलांटिक के बाद में फिर इंडियन आ गया, इंडियन के बाद में फिर आर्कटिक है। आर्कटिक तो बाद में है यार। जब सबसे बड़ा प्रशांत है कोई दिक्कत नहीं, प्रशांत के बाद में है अटलांटिक, अटलांटिक, और अटलांटिक के बाद में है इंडियन, यानी कि ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर बोल दे या फिर इंडियन बोल दे, जब ये इंग्लिश देती है, इंग्लिश ने दिमाग ख़राब कर दिया भाई। हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडियन बोलते हैं, ठीक है। जब प्रशांत के बाद में अटलांटिक, अटलांटिक के बाद इंडियन, इंडियन के बाद में आर्कटिक, छोटा है आर्कटिक। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि कम से ज़्यादा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार जब सही आरोही क्रम में है बांग्लादेश, जब ये किस आधार पे है, समझ में ये बात नहीं आ रही, किस बात की बात कर रहा है इसमें। कुल जनसंख्या के हिसाब से सही, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से देना है। 30 में 4 है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। बांग्लादेश, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर इंडोनेशिया। जो हो गया ना, देख बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है। 30 में 4 है यार, 4 का मतलब ये गलत है यार ना। 30 में 4 है, यानी कि बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवने की दिशा क्या होती है। दक्षिण गोलार्ध में जब उल्टी होगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 1 और 2 में से कोई सा होगा। 31 में 1 है, उत्तर पश्चिम से, यानी कि ये हो गया कौन सा, उत्तर, और ये हो गया पश्चिम। ये उत्तर है ना, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण है और ये पूर्व है, ऐसे। दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा क्या रहती है। जब अब ये है ना दक्षिण गोलार्ध में ये है, तो इसका उल्टा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा क्या है, जब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, ये है भाई, ठीक, ये है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। और ये उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया। 32 में तो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया। वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया, ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। WTO को क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, WTO का मुख्यालय कहाँ है, IMF का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है। जब वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया 2002 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2030 में, 2020 में
निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है। 33 में एक है चीन। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? चीन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस चाइना। तालिका फर्स्ट को सेकंड को बनाना है ना। पर्वतों के शिखरों की ऊंचाई मीटर में सही कोड का चयन कीजिए। ये पर्वत के शिखर हैं और ये ऊंचाई मीटर में है। तालिका फर्स्ट को तालिका सेकंड से। जब नंदा देवी, जब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी। नंदा देवी है शायद। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी 78-17 आएगी, है ना। जब ए में 3 तो क्या 34 में 2 है? ये डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, डिलीट कर दिया तो है। 34 डिलीट कर दिया ये। एक से ज़्यादा ऑप्शन है इस वजह से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल नीनो से संबंधित नहीं है? सर, अल नीनो से संबंधित नहीं है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यह एक सक्रिय गर्म समुद्र जलधारा है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है। यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है। 35 में यह नहीं है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, सही है। यह एक सक्रिय गर्म समुद्र जलधारा है, अल नीनो की बात है। यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है। चक्रवाती मौसम को, चक्रवाती नहीं है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, ठीक है। यह एक सक्रिय गर्म जलधारा है, ठीक है। यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है। दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट, पेरू का तट कहाँ है? या फिर पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये भारत में नहीं है। रावी, सतलज, झेलम, चिनाब। 36। निम्न में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब का है जम्मू कश्मीर में, है ना। जब ये सतलज है भाई। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसका मतलब झेलम है, चिनाब है, रावी है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? झेलम है, चिनाब है, रावी है। सतलज के ऊपर ध्यान नहीं दिया यार। ये कहाँ से उद्भव होता है इसका? सतलज उद्गम भारत में नहीं है। जब झेलम, चिनाब और रावी, झेलम का भी उद्गम भारत में से है, चिनाब का भी है, रावी का भी है। सतलज। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? ये वो है कौन सा? मिजोरम या फिर मणिपुर है। मिजोरम करते हैं, चल। यहाँ पर असम की राजधानी मणिपुर करते हैं। 37 में तो है मिजोरम है भाई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? मिजोरम। झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? झरिया बिहार है। 38। झारखंड है। झरिया कोयला खान, झरिया, ये याद होना चाहिए। जो देखें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे झारखंड है, झरिया से झारखंड है, ठीक है। झरिया से झारखंड है।
कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSPS के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग CACP कतिपय कारकों पर विचार करता है। निम्न में से कौन से उन कारकों में सम्मिलित नहीं है? 39 में 3 है, इसको उठा दें। उत्पादन लागत, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, मार्ग पूर्ति की दशाएं। कछु बात आ रही है समझ में? दोबारा ले लें। MSP किसे कहते हैं? कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों MSP के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग CACP कतिपय कारकों पर विचार करता है। निम्न में से कौन सा उन कारकों में सम्मिलित नहीं है? पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का औसत, जबकि उत्पादन लागत है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, मांग पूर्ति की दशाएं हैं। अगर ध्यान से पढ़ते तो कर देते इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यही है, दोनों सही है। 40 में A और B दोनों सही है ना। नवीन NCERT से है। नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। विनिवेश का मतलब क्या बोलते हैं भाई? उदारीकरण तो नहीं है। दिस मैन ऑब्जेक्ट ऑफ द डेनिस्टमेंट ऑफ द एनकरेज फाइनली डिसिप्लिन एंड हेल्प ए मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण। जब नवीन आर्थिक नीति संबंधित है 1991 में, है ना। निजीकरण मुख्य मार्ग विनिवेश रहा और विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण सहायता देना था। निम्न में कौन सा उद्योग 8 मूल यानी कोर उद्योग सूचकांक ICI में सम्मिलित नहीं है? होटल एवं परिवहन नहीं है। 41, ठीक है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। खाद है, कोयला है, सीमेंट है। 8 मूल कोर उद्योगों के सूचकांक ICI में सम्मिलित नहीं है। होटल एवं परिवहन। निम्न में से कौन सी वस्तु का भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यात के हिस्से के रूप में वर्ष 2008 में सर्वाधिक रहा? पता को नहीं। 42 में चावल है। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है। 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र में भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है। कोविड के कारण सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA में हिस्सा वर्ष 2020-21 में 50% के नीचे गिर गया। 43 में तो A भी सही है। भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र में भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है। सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? चौवालीस 1861 किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। बताइए 1919 को जाना जाता है भारत शासन अधिनियम, सब बाकी के वही है। भारत परिषद अधिनियम 61, 92, 1909।
1861। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? 45 में 4 है। जब पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। देख, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? जब पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। भाई दोबारा देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? 45 में 4 है। जब ये गलत है तो इसको छोड़ते हैं ना। पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया, ये नहीं है। फिर भारत परिषद अधिनियम से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन कौन से कब हुए थे भारत परिषद अधिनियम? 1861, 1892, 1909। 1909 को कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम और 1919 को भारत शासन। इसमें कौन सा है? 43 में 2 है, यानी कि ए और बी सही है। भारतवर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है। ये हो गया ना। चौथा नहीं है इसमें ना। भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता है? 2 है, धारा 102। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? तो 47 में 3 है, लाहौर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? लाहौर। प्राधिकृत मतलब इट वाज अ कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमेटी authorized to launch a program of civil disobedience। 47 में 3 है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था लाहौर अधिवेशन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन लाहौर। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? राजकुमारी अमृत कौर। गलत, हंसा मेहता है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया? हंसा मेहता। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अधीन मूल अधिकार है? 49 में 2। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। मामून राव बनाम भारत संघ 1981। जब ये है ना,
भारत संघ बनाम जनधन, नवीन जिंदल। 2004। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 में 4 है। 1 और 3 दोनों सत्य है। 1 और 3। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 संबंधित है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना। और अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। निम्न में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख, ये क्वेश्चन किसे आ रहा है जहाँ IAS की परीक्षा ले रहा है और सेकंड ग्रेड है, इतने टफ तो IAS का भी हो रहा है। 51 में इक्यावन में 3 है। अनुच्छेद 357 लिखे गए। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि जब लोकसभा सत्र में नहीं तब राज्य भी संसद नीति में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित करने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी। अनुच्छेद 357 लिखे गए। तो जो आ रही है पल्ले पढ़ रही है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संसद निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी। अनुच्छेद 357 एक गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 52 में 2 है। 1 और 2 सत्य है। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। 74(2) की बात है। अनुच्छेद 74(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर पद धारण करेंगे। 74(2) न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, है ना। और 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद व्रत अपने पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के निम्न में इसके संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंततः स्थापित किया गया। 53 में 3 है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दल परिवर्तन के आधार पर नेहरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्न किस पैरा में उल्लेख है। पैरा 6। निम्न में कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरश उल्लेखित नहीं है। 55 में 3। जबकि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये नहीं है थर्ड। पंचशील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 56 में 3। 56 में 3। प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, किसी पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। दोबारा देख ले। 56। पंचशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
56 में 3 है भाई। पंचशील के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, किसी पर आक्रमण न करना, दोनों राष्ट्र द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, पंचशील, किसी पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना, ये नहीं है 56 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 में 2 है, 1 और 2 सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, नागरिकों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, नागरिकों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना। यूएनओ के चार्टर के संबंध में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से 58 में 1 है, 2 4 3 1, 2 4 3 फिर 1 है, यानी कि सुरक्षा परिषद अध्याय 5, सदस्यता अध्याय 9, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा अध्याय 6, आर्थिक और सामाजिक परिषद अध्याय 10। सुरक्षा परिषद अध्याय 5, सदस्यता अध्याय 2, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा अध्याय 6, आर्थिक और सामाजिक परिषद अध्याय 10। शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? 68 में 4 है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर। क्रो एंड क्रो। शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो। और शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। क्रो एंड क्रो। पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना कहलाता है। इकसठ में आत्मसातकरण। पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना कहलाता है आत्मसातकरण। एसिमिलेशन। विकास अनुदैर्ध्य दिशा सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सिर से पैर, यही है ऊपर से। 1 मस्तिष्क अधोमुखी सेफेलोकॉर्डल वैसेट, मस्तिष्काधोमुखी सेफेलोकॉर्डल। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एक दूसरे के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? 63 में 1 है, पूर्व परंपरागत। स्किनर के संक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बल अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बल प्रदान किया जाता है?
यहाँ से बाद में करेंगे ना, ऊपर होके जा रही है बात, छोड़ते हैं ना सेट से। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये शारीरिक टीचर का पेपर है, सेकंड ग्रेड वाला, ठीक है ना। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो भर्ती लिख रही है उसमें शारीरिक टीचर है ना, उसका है। देख ये पेपर है, किधर गया, ये पेपर है, पेपर फर्स्ट है। फिजिशियन, एक मिनट डिपार्टमेंट बता देता हूँ, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है भाई, संस्कृत वाला नहीं है, है ना, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला नहीं है। पीटीआई का पेपर है कुल मिला के, पीटीआई नहीं, सीनियर फिजिशियन एजुकेशन, फिजिशियन, सीनियर फिजिशियन एजुकेशन टीचर, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और पेपर फर्स्ट है। इसमें 60 क्वेश्चन कर दिए अपन ने। तो चलिए आगे चलते हैं, सेट कर दिया है ना, इसमें सेट कर दिए हैं भाई, पेपर फर्स्ट है ये। चलते हैं यहाँ से आगे, बढ़िया पेपर आया है इसमें, शानदार झनझनाता। निम्न में किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस 1861 है इसमें, है ना। फिर 57, चलिए यहाँ से ही ले लेते हैं, है ना, 57 से ले लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब इसमें तीनों है शायद, ये 57 में, 57 में 2 है, 1 और 2 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, नागरिकों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना। 3 नहीं है। यूएन के चार्टर के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। जब 58 में 1 है, 2 4 3 1, 2 4 2 4, फिर 3 और ये 1 है। सुरक्षा परिषद अध्याय 5 में है। सदस्यता से संबंधित अध्याय 2 में है। विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा अध्याय 6 में है। सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक परिषद यह अध्याय 10 में है, अध्याय 10 में है। सुरक्षा परिषद अध्याय 5, सदस्यता से संबंधित अध्याय 2 में, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा अध्याय 6 में, आर्थिक और सामाजिक परिषद ये अध्याय 10 में है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है। 59 में 4 है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है, संबंधित एक शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। शैक्षिक मनोविज्ञान 60 में 2 है, क्रो एंड क्रो। शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो की है। पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना कहलाता है। आत्मसातकरण 61 में सही है। आत्मसातकरण का मतलब है एसेसिमिलेशन, आत्मसातकरण। विकास अनुदैर्घ्य दिशा सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। मस्तोधुमुखी, सेफेलोकॉर्डल। 62 में 1 सही है, मस्तकाधुमुखी। कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। 63 में 1 है, पूर्व परंपरागत।
स्किनर के संकरीय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्वलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्वलन प्रदान किया जाता है? 64 में 2 है। निश्चित अंतराल। निश्चित अंतराल। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? यानी कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, अधिगम समायोजन में सहायक है, अधिगम हेतु सही नहीं है ना, अधिगम स्थानांतरणीय है, अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है। जब यह सही है ना, अधिगम अस्थानांतरणीय है, अधिगम समायोजन में सहायक है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित होता है। ये 3 65 में 3 सही है ना। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है और लर्निंग, अधिगम समायोजन में सहायक है, अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है, अधिगम अस्थानांतरणीय नहीं है, स्थानांतरणीय है। निम्नलिखित में कौन का क्रिया प्रसूत अनुकूलन से प्रयुक्त तंत्र है? जब ये इसके फोल्डिंग होना चाहिए भाई। देखते हैं क्या है 66 में 2 है। रूपण शेपिंग। रूपण शेपिंग। निम्न में कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां है? प्रक्षेपी। ये प्रक्षेपी का मतलब है, प्रक्षेपी का मतलब है क्रम निर्धारण मापनी, वाक्य पूर्ति, शब्द साहचर्य। प्रक्षेपी विधियाँ है। समाज मिति भी है, समाज मिति नहीं है। जब बी को हटा तो ACD, तो क्या 2 है 67 में? 67 में 1 है। A और C। वाक्य पूर्ति, शब्द साहचर्य। अब वो क्वेश्चन ये भी दे सकता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्षेपी विधियाँ हैं? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ हैं? वाक्य पूर्ति है, शब्द साहचर्य है। वाक्य पूर्ति है और शब्द साहचर्य है। सेंटेंस कंप्लीशन और वर्ड एसोसिएशन, ये नहीं है और ये नहीं है। शब्द साहचर्य है, वाक्य पूर्ति है। जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उच्च सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? उदात्तीकरण। 68 1 है। तर्क संगतीकरण। तर्क संगतीकरण। तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। सामाजिक तंत्र का, मनोदैहिक तंत्र का, मनोवैज्ञानिक तंत्र का, दैहिक तंत्र का। क्या करें इसमें? 3 कर दें क्या? 69 में 2 है। मनोदैहिक तंत्र का। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है, मनोदैहिक तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयाम, बुद्धि के त्रिआयाम निम्नलिखित में कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की बीमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? पतों को नहीं। 70 में 3 है। तो इसको हटा दे, है ना। बीमा है, ये तत्व है। जब विषय वस्तु, प्रतीक, संक्रिया मूल्यांकन, संक्रिया संज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की बीमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के
त्रिआयामी सिद्धांत की बीमा और उसके तत्वों का सही मिलान है। ये बताइए त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड। बीमा और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है। जब निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की बीमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? विषय वस्तु प्रतीक, संक्रिया मूल्यांकन, संक्रिया संज्ञान, संक्रिया मूल्यांकन, संक्रिया संज्ञान, विषय वस्तु प्रतीक। गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शब्दाविक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? आर्मी बीटा। 71 में 3 है। आर्मी अल्फा है। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। आर्मी अल्फा। बीटा नहीं है, अल्फा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? 72 में कहीं है। 3 है। उप परीक्षण नहीं है। परिणाम परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण, नवीन संबंध परीक्षण। दोबारा देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा वाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? पूछना और अनुमान लगाना परीक्षण। जबकि परिणाम परीक्षण है, अप्रचलित उपयोग परीक्षण है, नवीन संबंध परीक्षण है। निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है? 73 में 4 है। यह नहीं है। प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है। अर्जित। अंतर्जात है, जन्मजात है, सार्वभौमिक है। प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? 74 में 3 है। संवेग। अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। अंतर्नोद है, आवश्यकता है, प्रोत्साहन है। ड्राइव, नीड, इनिशिएटिव, इमोशन नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। संवेग नहीं है। एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मकता निम्न स्तर की है। यह एक उदाहरण है अंतर्व्यक्तिक भिन्नताओं का। 75 में 3 है। अंतर्व्यक्तिक नहीं है भाई, अंतर्व्यक्तिक है। अंतर्व्यक्तिक है, अंतर्व्यक्तिक भिन्नताओं का। वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है? वर्ग त्वरण। ग्रेड एसलेरेशन किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले? 76 में 1 है। प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु उपाय है? प्रतिभाशाली। यानी कि वर्ग त्वरण देख, शब्द अलग ही दिख रहा है। ये हिंदी में तो ये है और इंग्लिश में ये है। यानी कि वो ग्रेड सिस्टम नहीं है क्या? ग्रेड एसलेरेशन। 76 में प्रतिभाशाली। कौन सा कथन अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं है? 77 में 3। अभिवृद्धि अंतर्जात होती है। अभिवृद्धि का मतलब क्या है? एटीट्यूड की बात कर रहा है। एटीट्यूड। अभिवृद्धि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के प्रति अनुक्रिया की मानसिक तत्परता है। अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक विशेषता पाई जाती है।
अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक घटक होते हैं। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के प्रति अनुक्रिया की मानसिक तत्परता है। अभिवृत्ति एटीट्यूड। अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक घटक होते हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT में निम्न में किसके अतिरिक्त सभी उपमापनीय सम्मिलित है? 78 में 3 है। चित्र निर्माण DAT में निम्न में किसके अतिरिक्त सभी उपमापनीय सम्मिलित है? चित्र निर्माण। जबकि देख, आंकिक क्षमता है, अमूर्त तर्कना है, भाषा उपयोग है। DAT का पूरा नाम है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT। जब इसमें ये पिक्चर नहीं है, बाकी सब है। आंकिक क्षमता है, अमूर्त तर्कना है, भाषा उपयोग है। तालिका फर्स्ट भौतिक आकृति को तालिका सेकंड स्तर से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। भौतिक आकृति और स्थान। जब देखें, रघुनाथगढ़ शिखर है, लसाड़िया जयसमंद झील के पूर्वी विभाग। लसाड़िया का पठार कहाँ आएगा? रघुनाथगढ़ शिखर है ना, D में 2 देख, D में 2 यानी कि 3 है। 79 सही है। 79 3 4 1 2 3 4 1 और ये 2 है, यानी कि जयगढ़ जयपुर है, कोई समस्या नहीं। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर है और एक त्रिकुट पहाड़ी करौली में है, जिस पे कैला देवी का मंदिर है। ठीक, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है। लसाड़िया का पठार, तो जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में। जयसमंद झील के पूर्वी भाग पे है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में, पूर्वी भाग में। और रघुनाथगढ़ सीकर, जब जयगढ़ जयपुर है, फिर देख जयगढ़ जयपुर है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर है, एक त्रिकुट पहाड़ी करौली में भी है, जिस पर कैला देवी का मंदिर है। लसाड़िया का पठार ये उदयपुर में है, तो यानी कि जयसमंद झील के पूर्वी विभाग। फिर रघुनाथगढ़ सीकर। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में किस जिले में अंकित किया जाता है? ये जैसलमेर होगा। 80 में 3 है। गंगानगर जिले में। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में किस जिले में अंकित किया जाता है? गंगानगर जिले में। गंगानगर जिला है, ठीक है ना। गंगानगर यार, अपना तो चूरू बाड़मेर जैसलमेर समझ रहे थे। जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में किस जिले में अंकित किया जाता है? गलत तो नहीं है, 80 में 3 है। या फिर ये जो ऑप्शन है ना, ये जो आंसर दिया गया है, ये शायद ऑप्शन के हिसाब से है कि ये चारों में से कहाँ है। इस प्रकार से है। तालिका फर्स्ट में दिए गए राजस्थान की नदियों के स्थान, तालिका सेकंड में वर्णित उनके उद्गम स्थल को सम्मिलित करते हुए सही कोड को चयनित कीजिए। जब देख, चंबल जानापाव हो गया, बनास खमनौर हो गया है ना, और घग्गर की बात है ना, घग्गर नदी की, जब ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और माही नदी
मेहंद झील। देखते हैं क्या है ना। चंबल जाना पावे यानी कि सी में दो, सी में दो है यार, एक ये है एक ये है। जब ये एक को हटा दे है ना, और एक ये 3 को हटा दे, फिर बनास कमनौर है, यानी कि डी में एक, टी में एक, टी में एक मतलब 4 है। जब 81 में 4, 81 में 4 सही है, यानी कि 4 3 2 एक उल्टा है। घग्गर, शिवालिक की पहाड़ियाँ, माही, देख माही, माही का हो गया मेहंद। ये जो कौन सी है ये बता। बांसवाड़ा डूंगरपुर से, जैसे कि ये राजस्थान है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये जैसे कि भारत है, ये भूमध्य रेखा है ना। जब ये इधर हो गया कर्क रेखा, नीचे बाड़ी मकर है, ये नीचे बाड़ी मकर है तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा गुजरती है ना ये कर्क रेखा, कर्क ही रेखा है बांसवाड़ा डूंगरपुर वगैरह में। जब ये 2 बार किसको काटती है, माही, भाई बांसवाड़ा है शायद। जब घग्गर का, शिवालिक की पहाड़ियाँ, माही का, मैं से माही, मैं से मेहंद झील, चंबल का, जानाबाव बनास का, कमनौर की पहाड़ियाँ, कमनौर की पहाड़ियाँ, और ये गंगानगर ज़िला है। फिर और ये जयगढ़ का जयपुर है, त्रिकुट पहाड़ी ये जैसलमेर है, त्रिकुट पहाड़ी करौली कैला देवी भी है, कैला देवी का मंदिर है। लसाड़िया ये जयसमंद झील के पूर्वी भाग है। रघुनाथगढ़ ये सीकर में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। शुष्क भी है और सागवान भी है। जब अगर आर्द्र होता, शुष्क सागवान की बात कर रहा है ना ये, चूरू बीकानेर सीकर एवं झुंझुनू। भाई सागवान को तो ज़्यादा बरसात चाहिए। जब डूंगरपुर बांसवाड़ा ज़िले कर दें क्या हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा शुष्क, तो इसमें तो आर्द्र शुष्क होता तब आता डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो देखते हैं क्या है, 82 में 4 ही है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान तो आर्द्र, आर्द्र बांसवाड़ा है और झालावाड़ है ना, झालावाड़ बांसवाड़ा। आर्द्र आर्द्र डूंगरपुर में नहीं है। किन जिलों में शुष्क सागवान, जब शुष्क भी है सागवान भी है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले। राजस्थान में कौन से जिलों के युग में वालरा कृषि की जाती है। वालरा कृषि स्थानांतर कृषि को कहते हैं। जब ये है बता कौन सा आएगा इसमें। वालरा जब देखें डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, गंगानगर एवं हनुमानगढ़, कोटा एवं बारा, चूरू एवं सीकर। बालरा, बालरा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा है। चलिए यही करते हैं, तरासी एक सही है। बालरा, बालरा किसको कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, यानी कि झूम कृषि, एक ही बात है। लेकिन बालरा के नाम से जाना जाता है कहाँ, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, यानी कि टयारा है और इधर भी टयारा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा बालरा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा बालरा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गौवंश नस्ल नहीं है। जब ये नहीं है, थारपाकर है ना, और किर है, मेवाती ये करते हैं, जमुनापुरी शायद ये बकरी है या भेड़ है। 84 में 2 सही है। जब देखें गिर, मेवाती और थारपारकर ये क्या है, गौवंश नस्ल है। चाहे
गाय हो या फिर बैल हो, जब थार फार कर गाय है, गिरवी गाय है, मेवाती भी गाय है। जमुनापुरी नहीं है, जमुनापुरी शायद बकरी है, जमुनापुरी बकरी है। दोबारा देख ले, गिर है, पार्वती है, थार पारकर है, गोवंश। जमुनापुरी बकरी है शायद। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का योग महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है। साक्षरता दर में किसकी बात कर रहा है जब ये? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का योग महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? महिला साक्षरता की बात, ग्रामीण नगरीय की बात नहीं है, सिर्फ महिला साक्षरता दर की बात है। जब कोटा और जयपुर है 85 में एक, 85 में एक सही है, ठीक। 85 में एक कोटा और जयपुर, यानी फर्स्ट कोटा है, इसके बाद में जयपुर है महिला साक्षरता में। 2011 की जनगणना के अनुसार और है ना झुंझुनू, पुरुषों में झुंझुनू फर्स्ट नंबर पे है, ठीक। दो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंग अनुपात है। ये यार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का जब 903 888 है वैसे, है ना 888 है। जब ग्रामीण की बात कर रहा है ना ये, जब शायद ये 903 होगा या फिर 892, देखते हैं 86 में क्या है। 86 में 3 है, 892 है, 892। देख 888 तो ये है 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात है, ठीक है ना, सभी चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। लेकिन ये ग्रामीण की बात कर रहा है, तो ग्रामीण में 88 की जगह 892 है। राजस्थान सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई? ये ब्यावर है, 87 में ब्यावर सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? 1981, 88 में कहीं है, 85 है, 1985। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? 1985। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र प्राप्त हुए हैं, ये ताम्र का तो ये गणेशपुरी है, ठीक। 89 में 3। फिर निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा से जब दुर्गीकरण है, अग्निवेदी है ना, शैल चित्र मृदभांड है, ये नहीं है। ये 90 में 2 करते हैं, 90 में 2 सही है ना। दुर्गीकरण के भी मिले हैं अवशेष, अग्निवेदिकाएँ मिली है, मृदभांड मिले हैं, शैल चित्र नहीं मिले हैं। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? जब बैराट की बात कर रहा है ना, विराटनगर, जब यार इसका पता नहीं है, बैराट का कौन सा है, बैराट नहीं, इसका पता नहीं है। 91 में कहीं है, 91 में 3 है, DR साइनी है भाई। बैराट, जब इसको ऐसे याद कर लो ना, बैराट है, बैराट है, तो बैराट, जब रा का मतलब ये आर, ठीक है ना, DR से आर, बैराट, DR साहनी। अगर अब फिर दोबारा कभी आए तो बैराट से संबंधित है DR साहनी। एचडी साकलिया हड़प्पा से है, और
कालीबंगा से, कालीबंगा से, कालीबंगा से बी एंड मिस्र, पता नहीं यार है, लेकिन ये ज़रूर है हड़प्पा से एच डी सांक लिया है। और बैराट का डी आर, बैराट डी आर। गुर्जर प्रतिहार शासन मैथनदेव कहाँ शासन करता था? मथनदेव, हो इसका पता नहीं है भाई। गुर्जर प्रतिहार शासक मथनदेव, ये बताइए मथनदेव है गुर्जर प्रतिहार चौहान शासक। फिर सिसोदिया, मथनदेव कहाँ का शासन करता था? चलिए राजौरगढ़ कर देते हैं ना, पहाड़ में तो सही है राजौरगढ़, राजौरगढ़। गुर्जर प्रतिहार शासक मथनदेव कहाँ शासन करता था? राजौरगढ़, राजौरगढ़। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? ये महमूद खिलजी फर्स्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट। तो राणा में यहाँ पर सेकंड है, देख लें आपसे कोई। जब महमूद खिलजी फर्स्ट करते हैं तो राणा में नहीं, सेकंड है, महमूद खिलजी सेकंड है। राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड। आमेर के राजा मान सिंह ने 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594, यानी कि 87 से 94, ये वो है बंगाल के, यानी मान सिंह बंगाल गए थे। सही है ना? 94 में, 94 में गलत है, ये हार है। आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? बिहार के। जाने को तो ये बंगाल भी गए थे, लेकिन इस सन के हिसाब से पूछा है इसने। अब बता इसमें कौन सा आएगा? बैठा क्या सिस्टम कुछ? हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? जब ये अब्दुल कादिर बंदा यूँ नहीं कर रहे हैं अपन, इसमें अबुल फजल नहीं है, कर्नल जेम्स टॉड नहीं है, निजामुद्दीन अहमद ये पढ़ा नहीं है ना। देख गोकुंदा हल्दी बंदा था 95 में, सही है। अब्दुल कादिर बंदा यूनी, जब दादा है गोकुंदा, गोकुंदा बंदा यूनी हल्दी घाटी, अब्दुल कादिर बंदा यूनी। निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। जब सबसे पहले कौन सा आएगा? जब है ना सबसे लास्ट में यह आएगा, एक मिनट, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? पृथ्वीराज फर्स्ट? नहीं, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थर्ड, नहीं है पता। 96 में एक है, 96 में एक का मतलब है 1 2 1 2 3 4, यानी कि चामुंडा राज, फिर दुर्लभ राज थर्ड, फिर विग्रह राज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट, चामुंडा राज फर्स्ट, ठीक है ना, चामुंडा राज फर्स्ट, दुर्लभ राज थर्ड, ये सेकंड पे है, यानी चामुंडा राज के बाद में दुर्लभ राज थर्ड, फिर विग्रह राज थर्ड, ठीक है, दुर्लभ राज के बाद में विग्रह राज थर्ड है, ऑप्शन के हिसाब से है, ठीक है। और पृथ्वीराज फर्स्ट, चामुंडा राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट। 1857 में क्रांति समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये याद है, कोटा टाटा से
टैशियम बर्टन मेजर बर्टन 97 में। सही है। 1870 क्रांति से निम्न में किसमें कौन टोक का नवाब था? टोक की बात कर रहा है ना ये, जब ये कर देते हैं कौन, मीर आलम कर दें या फिर जहान खां करें? 98 में थी न भैया। 1870 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला है यार। सिराजुद्दौला तो वो दूसरा है, वो इंडिया से संबंधित है, इंडिया एसटी से। सिराजुद्दौला ये मीर आलम नहीं है, जहान खां नहीं है, जब वजीरुद्दौला है। वजीरुद्दौला टोंक का नवाब था। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? जब नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर नहीं है, फतेह सिंह करे क्या इसमें? महाराजा फतेह सिंह। ये पर रामवित सिंह 99 में पाई है, 99 में तो है गंगा सिंह है भाई। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद में निम्नलिखित में से बिजोली आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? जब बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? अमर सिंह नहीं है ना, या तो तू तखत सिंह कर या राव कृष्ण सिंह कर। चल राव कृष्ण सिंह करते हैं ना, भोपाल से राव कृष्ण सिंह करते हैं। 100 में 2 सही है, राव कृष्ण सिंह है ना। यानी कि जिसमें बिजोली आंदोलन हुआ उस समय बिजोलिया का ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह था। दोबारा देख लें, बिजोलिया निम्न में बिजोली आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। नरेंद्र मंडल ये कौन सा है? महाराजा, अभी तो पढ़ा था ये 99 में गंगा सिंह है ना, गंगा सिंह नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह। कौन टोक का नवाब था? वजीरुद्दौला 1857। कोटा पॉलिटिकल मेजर बर्टन 1857। और ये चामुंडराज है, दुर्लभराज है थर्ड, बगड़राज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट। और हल्दीघाटी की गोकुंदा का ये दा से दा अब्दुल कादिर बंदा है यूनी। और 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? राजा मान सिंह। बिहार है। होने को तो जाने को तो ये बंगाल भी गए हैं और शायद काबुल भी गए होंगे, मालवा भी गए होंगे, लेकिन ये सन इस टाइम पीरियड की बात है 1587 से 1594 में। बिहार यानी एक तरह से मुग़लों का काम किया है, यानी ड्यूटी किए मुग़लों के लिए 1597 से 1594 में। बिहार। निम्नलिखित में से राणा सांगा के और इससे महाराणा प्रताप का युद्ध भी हुआ है राजा मान सिंह से, जयपुर से थे। निम्नलिखित में राणा सांगा के समय मालवा का ये महमूद खिलजी सेकंड है। गुजर प्रत्याश शासक मंथन देव ये पहली बार पढ़े हैं इसको ना। का शासक ये राजौरगढ़ है, राजौरगढ़ गुजर प्रत्याश शासक। निम्न के पुरातत्व में किसने बैराट का उत्खनन किया? बैराट का ये है कौन? बैरा रा से डी आर है ना, रा बैराठ है, डी आर रा से रा, डी आर साहनी। और आपसे इस कालीगंगा से संबंधित नहीं है, ये शैल चित्र नहीं है, दुर्गीकरण है, अग्निवेदिका है, मृदभांड है। ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण ये गणेश्वर है। कैवला देवी और कैवला देवी 1985 है। विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित 85 में। सरस्वती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम इकाई व्यापार है और ये 0 से 6 892 में है, ठीक है ना। और वैसे अपना कितना है? 808 है सबन का, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, लेकिन ग्रामीण का शहरियों से ज़्यादा है 892। फिर शासक दर्द में प्रथम स्थान है कोटा है महिला, इसके बाद में जयपुर है। पुरुषों में झुंझुन हुए, इसके बाद में शायद कोटा है। निम्न में कौन सी एक गोवंश नस्ल है? नहीं है, जब जमुनापुरी नहीं है, शायद ये बकरी है या फिर भेड़ होगी, लेकिन थारपारकर है, मेवाती है, गिर है। और वारला कृषि की जाती है। वारला ये वो है कौन सा?
डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, ठीक है ना, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, ये डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा ज़िले हैं, ठीक। सागवान की बात आ रही है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। आगे चलते हैं। फिर ये घग्गर का शिवालिक है, यानी कि ऊपर से आती है शिवालिक, है ना, हिमालय से। माँ से मेहंद झील हो गया, चंबल का ये हो गया जानपा, वनास खमनौर की पहाड़ी, है ना, हल्दी घाटी वगैरह इधर। जनवरी से में न्यूनतम तापमान, ये गंगानगर ज़िले है, इसका कोई अता पता नहीं है आप लोग को, है ना। सर्दी में सबसे कम तापमान गंगानगर ज़िले में। और ये जयगढ़ जयपुर है, और रघुनाथगढ़ सीकर है। त्रिकुट पहाड़ी ये जैसलमेर है, ये नया आया फैक्ट है ना, जैसलमेर। लसाड़िया ये जैसमंद झील के पूरी भाग है, इसका मतलब उदयपुर है लसाड़िया। फिर DAT, इनको छोड़ते हैं। तो ये पेपर था भाई, बढ़िया पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है। आलपोर्ट कंसर व्यक्तित्व गत्यात्व संगठन है, शारीरिक का है, सेकंड ग्रेड का। सुरक्षा परिषद, पंचशील को भारतीय मूल कर्तव्य शामिल है, दल परिवर्तन, सहकारी समितियाँ। काफ़ी क्वेश्चन है जो फिर दोबारा आएंगे जब लोकसभा सत्र में नहीं है। अनुच्छेद, है ना, और राम रसायन बना भारत संघ, ये कौन सा है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार। भारत संघ बना नवीन जिंदल है ना। और ये सब क्वेश्चन एक पूर्ण तरह से याद होना चाहिए, एकदम कुछ गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए भाई। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम से, या फिर भारत शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम। फिर 2018 में सर्वाधिक रहा चावल का निर्यात। 8 मुल्क और उद्योगों सूचकांक ICI में सम्मिलित नहीं है, होटल व परिवहन नहीं है। ये पेपर है भाई। झरिया कोयला खान कहाँ है, झरिया झारखंड है। फिर नंदा देवी, ये डिलीट कर दिया। और WTO, ILO, WHO, IMF। फिर पछुआ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। फिर मोहनलाल सुखाड़िया, है ना। फिर ये कौन सा है, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। राजस्थान रत्न पुरस्कार, 10 मीटर एयर पिस्टल नकाश पदक जीता। फिर 15वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर, ये श्री गुलाब चंद कटारिया है। अच्छे आ गए मुख्य सचिवों पर। भाई क्वेश्चन गलत होना चाहिए, लेकिन अगर बढ़िया क्वेश्चन गलत हो ना तो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन का गलत होना वो भयंकर क्षति है अपनी। ये पेपर था भाई, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।